हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तकरीबन 1.5 महीना रह गया है दोस्तों ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। तो ग्रुप डी के लिए दोस्तों हमने क्या किया है, चालू कर दिया है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आज जो आपका वीडियो है वो पहला वीडियो है ग्रुप डी के लिए। दोस्तों आज आपका पहला वीडियो है और आज के बाद आपको रेगुलर ग्रुप डी के लिए वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि करीब 1.5 महीना रह गया है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सभी जुड़ जाइए। ठीक है, आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे ग्रुप डी के लिए। ये पहला वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि लाभ 37 सही 1/2% है और विक्रय मूल्य 1650 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है। लाभ प्रतिशत आपको दे रखा है 37 सही 1/2%। इसका मतलब क्या है, 37.5%। अब देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। इसको जब फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करो 37 से, 37 दूनी 74, 74 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बटे में कितना है, 2, और ये क्या है दोस्तों, प्रतिशत का साइन है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 75/2। प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटे में 100 होता है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो ये बटे में 100 आ जाएगा, बराबर 75 बटे कितना होगा, 100 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो ये 200 हो जाएगा। अब इसे कटा लेंगे दोस्तों, 25 से कटेगा 3 बार में, और 25 से दोस्तों आपका 200 कटेगा 8 बार में। ठीक है, क्लियर है। एक एक स्टेप अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ताकि कहीं पर कोई डाउट ना रहे। अब जो नीचे वाली संख्या आती है, जो नीचे वाली वैल्यू आती है, वो क्या होती है दोस्तों, आपकी सीपी होती है। इतनी बात दोस्तों क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर हम नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली को जोड़ दें तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, एसपी। तो एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा एसपी। क्लियर है। नीचे वाली संख्या दोस्तों सीपी होती है और ऊपर वाली संख्या होती है आपकी प्रॉफिट। मतलब 8 रुपये की चीज़ है, क्लियर है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 रुपये, और उस पर प्रॉफिट कितना है, 3 रुपये। तो 3 रुपये का प्रॉफिट कब होगा, जब 8 रुपये की चीज़ को हम 11 रुपये में बेचेंगे, तभी तो 3 रुपये का प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, तभी तो सेलिंग प्राइस निकल के आता है हमारा। बात क्लियर है। अब सेलिंग प्राइस दोस्तों यहाँ पर कितना है हमारा, 11। सेलिंग प्राइस दोस्तों यहाँ पर कितना है, 11, और यहाँ रुपए में कितना है सेलिंग प्राइस आपका, 1650। क्लियर, कितना है, 1650। तो 11 का मान 1650, तो 1 का मान निकाल लीजिए। 1 का कितना हो जाएगा, 1650 बट्टे में कितना, 11। कटा दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 11 एकम 11 कटेगा, 5 बचेगा 55, 11 25 55, और 1 0 150। तो 1 का मान निकल के आ गया 150। आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य हमारा दोस्तों कितना है, 8। जब 1 का मान 150, तो हमें निकालना है 8 यूनिट का मान। तो 1 का मान दोस्तों 150, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 150 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 में। क्लियर है। तो 150 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, और 1 ये 0 1200। तो 8 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया, 1200। तो हमारा जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो कितना है, 1200 रुपये है। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, डी ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 12 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या है। 12 के पहले के 13 गुणज, तो 12 का दोस्तों पहला गुणज क्या होगा, 12 एकम 12। दूसरा होगा दोस्तों 24, तीसरा होगा 36, चौथा गुणज क्या होगा, 48। ऐसे दोस्तों कहाँ तक जाएगा, 13 गुणज तक। तो 12 का मल्टीप्लाई 13 से कर देंगे तो 13वां गुणज निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, 36 का दोस्तों 6 आ जाएगा, कैरी का 3, 12 एकम 12, और कैरी का 3 कितना, 15। ठीक है। तो 12 का 13वां गुणज कितना हो जाएगा, 156। 12 का पहला गुणज 12, दूसरा गुणज 24, तीसरा गुणज 36, और आपका 13वां गुणज कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, आप 12 से लेकर 24 पे जाएंगे, देखेंगे अंतर कितने का है, 12 का। फिर 24 से 36 जाएंगे, 12 का अंतर। 36 से 48 जाएंगे, 12 का अंतर। अंतर क्या हो रहा है दोस्तों, समान अंतर है। कोई भी आपकी श्रृंखला हो, कोई भी सीरीज चल रही हो, और उसमें जब आपका अंतर समान है तो औसत निकालेंगे सिर्फ 2 सेकंड में। देखिए कैसे, फर्स्ट
प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ये याद रखिए बस आके आंसर। फर्स्ट कितना है दोस्तों आपका 12 है, 12 लिखो। लास्ट कितना है 156 है, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। 12 में 156 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 168, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, कितना हो गया 84। औसत दोस्तों कितना हो गया 84 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा, 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200 में हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे आसान तरीका क्वेश्चन को करने का। यहाँ पर क्या है 2 है तो इस 2 को लिखिए, यहाँ 3 है तो 3 को लिखिए, यहाँ 5 आया है 5 को लिखिए, यहाँ 4 है तो 4 को लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी पावर दी गई है, यहाँ पर जो पावर दी गई है इस पावर को क्या करेंगे आप कटा लेंगे। किस संख्या से कटाएंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस पावर को काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 50 है, बड़ी से बड़ी संख्या 50 है। ठीक है, 50 से दोस्तों यहाँ पावर कटेगी, कितनी बार में कटेगी 5 बार में कटेगी, तो 2 की पावर यहाँ 5 आ जाएगा। 50 से ये 3 बार में कटेगी पावर, तो 3 की पावर 3। 50 से 2 बार में कटेगी तो पावर 2, 50 से 4 बार में कटेगी तो पावर 4 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पावर दे रखी है, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, 250 पावर है, 150 पावर है, 100 पावर है और 200 पावर है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो पावर है इसका आपको क्या निकालना है HCF। तो इसका जब आप HCF निकालेंगे तो कितना आएगा HCF 50 आ जाएगा। जो HCF आया है उसी से क्या कर देंगे आप डिवाइड कर देंगे पावर को। क्लियर है, 50 से डिवाइड किया 5 बार में, 50 से किया 3 बार, 50 से किया 2 बार, 50 से किया 4 बार। अब देखिए 2 की पावर 5 का मान कितना होता है, 2 की पावर 5 का मान होता है दोस्तों 32। 3 की पावर 3 का मान होता है दोस्तों आपका 27। ठीक है, 5 की पावर 2 का मान कितना होता है 25 और 4 की पावर आपका 4 की पावर 4 का मान कितना होता है दोस्तों 256 होता है। क्लियर है, आपसे कह रहा था सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो 32, 27, 25, 256 सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 256 है। किससे निकल के आई 4 की पावर 200, इसका मतलब 4 की पावर 200 क्या है सबसे बड़ी संख्या, 4 की पावर 200। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी के समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार 9 वस्तु बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए एक दुकानदार जब 9 वस्तु बेचता है तो एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए मान लीजिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 1 रुपये है, एक वस्तु का मूल्य क्या है 1 रुपये, तो 9 वस्तु का कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर है, एक वस्तु का मूल्य 1 है तो 9 वस्तु का कितना हो जाएगा 9 रुपये हो जाएगा। सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 9। ठीक है, अब देखिए आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पर आप निकालेंगे प्रॉफिट। 9 वस्तु को जब बेचता है तो एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 9 को जब बेचेगा तो लाभ प्रॉफिट कितना होगा 1 का प्रॉफिट होगा। आपको क्या निकालना है CP। तो CP दोस्तों क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अगर आप सेलिंग में से, सेलिंग कितना है 9 है, उसमें से क्या करेंगे प्रॉफिट को घटा देंगे तो आपका CP निकलेगा। CP कितना हो जाएगा 9 में से घटा देंगे प्रॉफिट को तो CP कितना हो जाएगा 8। कॉस्ट प्राइस दोस्तों आपका कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना है। प्रॉफिट कितने का है दोस्तों 1 का है। किस पर होता है प्रॉफिट, हमेशा क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है 8। प्रतिशत में निकालना है तो दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 8 से डिवाइड कर दो, कितनी बार कटेगा 8 एकम 8, 2 बचेगा 20, 8 दूने का 16, 4 बचेगा नहीं जाएगा तो 0.40, 8 पंजे 40, 12.5% का क्या होगा दोस्तों लाभ हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि a माइनस 16 की पावर 2 प्लस b प्लस 6 की पावर 2 प्लस c माइनस 2 की पावर 2 बराबर 0 हो तो a प्लस b बटा c बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपके 1, 2, 3 टर्म दे रखे हैं और तीनों ही टर्म क्या हैं दोस्तों 0 के बराबर। तो ये तीनों टर्म आपके दोस्तों 0 के बराबर कब होंगे,
जब पहले वाला टर्म भी 0 के बराबर रखा जाए, दूसरा टर्म भी 0 के बराबर, तीसरा टर्म भी 0 के बराबर रखा जाए, ये तीनों टर्म 0 के बराबर रखे जाएंगे तभी तो 0 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले टर्म को 0 के बराबर रख देते हैं, a माइनस 16 को क्या करेंगे 0 के बराबर रख देते हैं। अब a ये माइनस का 16 बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा टर्म है, इसे भी 0 के बराबर रखेंगे, b प्लस 6 बराबर 0, इसको भी 0 के बराबर रख दिया तो b बराबर प्लस का 6 इधर जाके माइनस का 6। तीसरा टर्म है, इसे भी 0 के बराबर रखो, c माइनस 2 बराबर 0, तो c बराबर माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2, ठीक है दोस्तों, हो गया। फाइंड क्या करना हमें, a प्लस बी बट्टा c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a का मान हमारे कितना है 16 है, तो a की जगह 16 रख दीजिए, प्लस b कितना है दोस्तों, b हमारा माइनस का 6 है। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन है और b माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, तो यहाँ किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। b कितना है 6, c कितना है दोस्तों आपका 2 है, तो c की जगह कितना जाएगा 2। 16 में से 6 घटाया दोस्तों कितना आएगा 10, 2 से कटा देंगे 10 को, आंसर आएगा 5। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर 5, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। देखिए ये प्रश्न मैंने पहले भी बहुत बार करवाए हैं, अब यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो देखिए करने का तरीका क्या मैं आपको बता दूं। यहाँ पर क्या होता है, 3 संख्या दी जाती हैं। पहली संख्या दोस्तों क्या है 7, दूसरी संख्या क्या है 4 जो शेष बची है, 4 कितना शेष बचता है 4 शेष बचता है, यही तो कह रहा है 4 शेष बचता है। फिर तीसरी संख्या क्या है दोस्तों 7, 7 से क्या करना है विभाजित करना है, तो फिर क्या शेष बचेगा ये पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों क्या होता है कि आपको क्या करना है, 7 से विभाजित करने के लिए कह रहा है तो 7 का विभाजित किस में करेंगे, जो शेष बच रहा है उसमें, बीच वाली संख्या में। 7 से किस में भाग देंगे, जो शेष बच रहा है उसमें, मतलब 4 में। किसका भाग देंगे 7 का। अब 4 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। हमारा क्या होता है, जब 7 से विभाजित करते हैं तो 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को, यहाँ पर वर्ग की बात कर रहा है, तो जो संख्या है उसके वर्ग को 7 से भाग करना है, वर्ग को। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 16, तो 16 में 7 का भाग करना है। कितनी बार कटेगा, 7 दूने का 14, 14 तक कट गया तो शेष कितना बचेगा 2, तो शेष कितना बचेगा दोस्तों हमारा 2 बचेगा। यही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी निश्चित कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक निश्चित कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों, 4 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, बी अकेले इसे 10 दिन में कर सकता है। जो बी है वो अकेले इसे 10 दिन में कर सकता है, तो सी अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों का ले लेंगे एलसीएम। मैंने पहले भी दोस्तों करवाए हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन एलसीएम वाली ट्रिक से, उसी ट्रिक से करेंगे। 4, 12, 10 का एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, 12 से कटाएंगे 5 बार में, 10 से कटाएंगे दोस्तों 6 बार में। क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो निकल के आया है 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम दोस्तों 6 है। बी 1 दिन में 6 करता है तो 10 दिन में पूरा 60 काम कर लेगा, क्योंकि हमारा जो एलसीएम निकल के आता है वो होता है टोटल काम। तो 60 क्या है दोस्तों, हमारा टोटल काम है। इतनी बात के लिए 60 हमारा टोटल काम है। बी 1 दिन में 6 करेगा तो 10 दिन में 60 काम कर लेगा। ए का 1 दिन का काम 5 है, ए 1 दिन में 5 करता है तो 12 दिन में पूरा 60 कर लेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर जब कार्य को करते हैं तो 1 दिन में 15 काम करते हैं। तीनों मिलकर जब काम को करते हैं तो 1 दिन में 15 काम करते हैं। पूछ रहा है सी अकेले कितने दिनों में करेगा, सी अकेले। अब देखिए ए का 1 दिन का काम 5 है, बी का 1 दिन का काम 6 है। अगर मैं ए और बी दोनों को जोड़ दूं तो इनका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 11, ए और बी का। और ए बी सी तीनों का कितना है 11, तो 15 है। 15 में से मैं 11 माइनस कर दूंगा ए का काम और बी का काम। ए बी सी में से मैं ए और बी का माइनस कर दूंगा तो सिर्फ सी का बचेगा। तो ए और बी का कितना है, ए और बी का दोस्तों 11 है।
तो मैं ए बी सी में से ए बी का माइनस कर दूंगा, सी का ही तो बचेगा। तो दोस्तों सी का कितना बचा, 4 काम बचा। सी एक दिन में दोस्तों कितना करता है, 4 करता है, ठीक है। टोटल काम 60 है और सी हमारे एक दिन में 4 करता है, तो 60 को करने में कितना समय लगाएगा दोस्तों, 60 को करने में 4 एक कम 4, ठीक है, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20। 15 दिन में दोस्तों काम को खत्म कर देगा हमारा सी। क्लियर है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, n × n - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। और इसको मैं अभी अच्छे तरीके से क्लियर भी कर दूंगा। देखिए n आपका कितना है, 20 आदमी है, 20 ले लो, इंटू n कितना है दोस्तों 20, 20 में से माइनस कर देंगे 1, तो कितना बचेगा 19, ठीक है, बटे में कितना 2, 2 से काट दो, कितनी बार में कटेगा 10 बार में, 10 का मल्टीप्लाई 19 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 190, ठीक है। तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, 190 बार हाथ मिलेंगे, ये इसका आंसर हो गया, 190 बार, पहला ऑप्शन। अब इसमें तो ये क्वेश्चन है दोस्तों हाथ मिलाने वाला, इसमें एक क्वेश्चन और होता है गिफ्ट देने वाला। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन होता है गिफ्ट देने वाला। जैसे मान लीजिए 20 लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल कितने गिफ्ट दिए जाएंगे। एक ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि मान लीजिए 20 लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल कितने गिफ्ट दिए जाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों जो फॉर्मूला वो होता है n × n - 1, ये फॉर्मूला होता है। इसमें डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, इसमें डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना, ठीक है। n कितना है दोस्तों 20 है, 20 में से माइनस कर देंगे 1 को, तो कितना बचेगा 19, तो 20 का मल्टीप्लाई 19 से कर दो, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, और 1 ये 0। तो ये आपका आंसर हुआ किसका, अगर गिफ्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तब। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। अब इसको देखिए अच्छे तरीके से समझेंगे कैसे। यहाँ पर क्या है, हाथ मिलाने वाले का डबल हुआ दोस्तों आपका गिफ्ट वाला। ये तो दोस्तों आपका हाथ मिलाने वाला है और ये गिफ्ट वाला है। समझिए, हाथ मिलाने वाले का डबल होता है गिफ्ट वाला। कैसे, जैसे मान लीजिए एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति हाथ मिलाता है और ये व्यक्ति हाथ मिलाता है, दोनों ने हाथ मिलाया, तो कितनी बार हाथ मिला, एक बार, ठीक है। ये हाथ मिलाने वाला है। अब गिफ्ट वाला समझिए, एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति इसको गिफ्ट देता है, तो इसने इसको एक गिफ्ट दे दिया दूसरे व्यक्ति को, और जिस दूसरा व्यक्ति है वो इस व्यक्ति को एक गिफ्ट देगा, तो इसको ये गिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों मिलाकर कितने गिफ्ट हो गए दोस्तों, टोटल 2 गिफ्ट हो गए। तो ये हाथ मिलाते हैं जब 2 व्यक्ति, तो 2 व्यक्तियों के हाथ मिलाने से एक बार हाथ मिलता है। लेकिन 2 व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, तो ये पहला व्यक्ति दूसरे को देगा, दूसरा व्यक्ति पहले को देगा, तो कितने गिफ्ट हो जाएंगे, 2। तो हाथ मिलाने वाला ये हो गया और गिफ्ट वाला ये हो गया। तो हाथ मिलाने वाले का डबल होता है गिफ्ट वाला। तो मैं उम्मीद करता हूं चाहे हाथ वाला क्वेश्चन पूछा जाए चाहे गिफ्ट वाला पूछा जाए, अब आपसे नहीं बचेगा। क्लियर है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।